19वीं सदी का भारत, ऐसा भारत जहां सड़कें खत्म होते ही सभ्यता भी खत्म हो जाती थी। घने जंगल, सुनसान पहाड़ियां, मीलों तक फैली वीरानियां, और इन्हीं वीरानों के बीच धूल उड़ाती हुई एक घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठा था एक ब्रिटिश अधिकारी। शायद वह कई दिनों से यात्रा कर रहा था। उसके पीछे छूट चुके थे शहर, क्लब और अंग्रेजी सभ्यता के सारे ऐशो आराम। अब उसके सामने था भारत का वह भीतरी हिस्सा जिसे अंग्रेज अक्सर द इंटीरियर कहा करते थे और वहां जाने से बचते थे। रहस्यमयी, सुनसान और कई बार भयावह। घंटों सफर करने के बाद वह ब्रिटिश अधिकारी आखिरकार रुकता है। ऊपर काले बादल हैं और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। तभी पेड़ों के बीच उसे दिखाई देता है एक सफेद बरामदा, और यही था उसके अंतहीन सफर के बीच का इंतजार, डाक बंगला। डाक बंगला अकेली इमारत थी जो जंगलों, पहाड़ियों और वीरान सड़कों के बीच खड़ी थी। ये इमारतें अंग्रेज अधिकारियों के रुकने के लिए ही बनाई जाती थी। दिन में डाक बंगला एक सरकारी विश्राम गृह था, लेकिन रात होते ही वही जगह कहानियों, डर और रहस्यों से भर जाती थी। कई अंग्रेज अफसरों के लिए डाक बंगला सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं था, वह उनका घर था, दफ्तर था, कई बार जंगली जानवरों, डाकुओं और अंधविश्वासों से बचने की आखिरी उम्मीद भी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अंग्रेजों ने भारत के इन वीरान इलाकों में ऐसे बंगले बनाए ही क्यों? देखो, डाक बंगलों की कहानी सिर्फ अंग्रेजों से ही शुरू नहीं होती है, बल्कि इसकी जड़ें उससे भी लगभग 300 साल पहले की बताई जाती हैं। जब शेरशाह सूरी ने 1540 में दिल्ली की सत्ता संभाली, तब उसने उत्तर भारत में सड़कों और सरायों का एक विशाल नेटवर्क बनवाया, और उसी नेटवर्क का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है ग्रैंड ट्रंक रोड। यानी इन रास्तों पर हर कुछ किलोमीटर पर सराय और डाक चौकियां बनवाई गई थी, जहां घोड़े, खाना, पानी और संदेशवाहक हमेशा तैयार रहते थे। कहा जाता है कि शेरशाह की डाक व्यवस्था इतनी तेज थी कि बंगाल से पहुंचाई गई खबर उसी दिन दिल्ली तक पहुंच सकती थी। और सदियों बाद अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को अपनाया और इसको नाम दिया डाक बंगला। डाक शब्द फारसी और उर्दू भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है संदेश या पोस्ट। ब्रिटिश शासन के शुरुआती दौर में इन बंगलों को मुख्य रूप से डाक व्यवस्था के लिए ही बनाया गया था, पर उस समय भारत में लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था। रेलवे का जाल अभी पूरे देश में नहीं फैला था। सड़कें कच्ची थीं, नदियां, जल और मौसम सभी चीजें मिलकर यात्रा को कठिन बना देती थी। ऐसे में डाक कर्मचारी चरणों में लगातार सफर करते थे, एक बंगले से दूसरे बंगले तक, और इन्हीं ठहरावों के लिए बनाए गए थे डाक बंगले। लेकिन जल्द ही अंग्रेज प्रशासन ने महसूस किया कि ये इमारतें सिर्फ डाक कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी बहुत जरूरी थी। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के विशाल हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर चुकी थी, लेकिन इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए कलेक्टर, इंजीनियर, सैनिक अधिकारी और सर्वेक्षक लगातार यात्राओं पर ही रहते थे, और इसी के साथ उन्हें गांवों, जंगलों और सीमावर्ती इलाकों तक भी पहुंचना होता था। और इन्हीं लगातार यात्राओं ने डाक बंगलों को ब्रिटिश भारत की जीवन रेखा बना दिया। ये बंगले आमतौर पर हर 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाते थे, उतनी ही दूरी जितनी एक घोड़ा गाड़ी आराम से तय कर ले। उत्तर भारत के हिमालयी तलहटी से लेकर दक्षिण भारत के आखिरी छोर तक ये डाक बंगले हैरान करने वाली समानता रखते थे। लंबे बरामदे, ऊंची छतें, बीच में एक बड़ा कमरा और दोनों तरफ सोने के कमरे। गर्मी से बचने के लिए मोटी दीवारें भी बनाई जाती थी। बरसात से सुरक्षा के लिए चौड़े छज्जे बनाए जाते थे और आसपास कई सारे पेड़ लगाए जाते थे। हालांकि हर इलाके में उनकी बनावट थोड़ी बदल जाती थी। कहीं पत्थर का इस्तेमाल होता था, कहीं लकड़ी का, तो कहीं मिट्टी और चूने का। लेकिन एक चीज लगभग हर डाक बंगले में समान थी, उनकी वीरानी। ये बंगले अक्सर ऐसी जगहों पर बनाए जाते थे जहां आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं होती थी।
बिल्कुल घने जंगलों के बीच, कुछ पहाड़ों की चोटियों पर तो कुछ ऐसी सुनसान सड़कों के किनारे जहां रात में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी। और यही कारण था कि समय के साथ डाक बंगले डरावनी कहानियों का हिस्सा बनने लगे। लेकिन इन बंगलों की सबसे दिलचस्प शख्सियत होता था खानसामा। वही बंगले की देखभाल करने वाला, वही रसोइया, वही चौकीदार और कई बार वही इकलौता बंगले का स्थायी निवासी भी। पुराने यात्रा संस्मरणों में खानसामा का जिक्र बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मिलता है। कई अंग्रेज लेखक मजाक में लिखते थे कि वह बंगले जितना ही पुराना लगता था। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा आदमी सालों से वीराने में बने एक बंगले में रहता है जहां हर रात नए यात्री आते हैं और अगली सुबह चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते। कुछ यात्रियों के अनुसार खानसामा को हर चीज की जानकारी थी। यात्रा के लिए कौन सा रास्ता सुरक्षित होगा, कहाँ डाकू मिल सकते हैं, जंगल के कौन से हिस्से में बाघ दिख सकता है और रात में सोने के लिए कौन सा कमरा सुरक्षित है। अधिकांश अंग्रेज अधिकारी अपने साथ नौकर, बिस्तर और खाना बनाने वाला लेकर आते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता था तो खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी खानसामा की ही होती थी। डाक बंगलों का सबसे प्रसिद्ध भोजन था चिकन, क्योंकि लगभग हर बंगले में मुर्गियां पाली जाती थी और वो सबसे आसान और तुरंत उपलब्ध भोजन भी थी। 1870 के दशक में भारत में कार्यरत ब्रिटिश सर्जन J.F. फोस्टर ने लिखा था कि कई बार रसोइया खाना बनाने से कुछ मिनट पहले तक आंगन में मुर्गी पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता था और फिर कुछ ही देर बाद वही मुर्गी अधिकारियों के डाइनिंग टेबल पर करी, कटलेट और स्टू के रूप में परोस दी जाती थी। धीरे धीरे इन डाक बंगलों की रेसिपियां मशहूर होने लगी और रेलवे बनने के बाद तो यही एंग्लो इंडियन व्यंजन बड़े शहरों तक पहुंच गए। और आज भी डाक बंगला चिकन करी ब्रिटिश भारत की सबसे औपनिवेशिक रेसिपियों में गिनी जाती है। लेकिन डाक बंगलों का इतिहास सिर्फ यात्राओं और खानों तक सीमित नहीं था। 1857 का विद्रोह आते ही ये बंगले अचानक इतिहास के सबसे हिंसक अध्यायों का गवाह बन गए। जब उत्तर भारत में विद्रोह भड़का तो कई अंग्रेज अधिकारी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसे समय में डाक बंगले उनके अस्थायी शरण स्थल बन गए। दुनिया के पहले आधुनिक युद्ध संवाददाताओं में गिने जाने वाले विलियम हॉवर्ड रशल ने भारत की यात्रा के दौरान लिखा कि उन्होंने कई डाक बंगलों में ऐसे संदेश देखे जो ब्रिटिश सैनिकों को विद्रोहियों से बदला लेने के लिए उकसाते थे। कुछ संदेश तो इतने हिंसक थे कि उनको पढ़कर ही उस दौर की नफरत महसूस की जा सकती थी। लेकिन इस इतिहास से भी ज्यादा जो लोगों को आकर्षित करती थी वो थी इन डाक बंगलों की भूतिया कहानियां। अब आप खुद कल्पना कीजिए, आधी रात को सुनसान जंगलों के बीच एक बंगला हो, बाहर तेज तूफानी हवाएं चल रही हों और बंगले के अंदर सिर्फ टिमटिमाती हिलती हुई लॉलटेन की हल्की रोशनी। अब ऐसे माहौल में अफवाहें जन्म लेने में तो देर नहीं लगती। दिल्ली के एक पुराने डाक बंगले की कहानी अंग्रेजों के बीच बेहद मशहूर थी। कहा जाता है कि वहां एक युवा ब्रिटिश अधिकारी ने प्रेम में असफल होकर खुद को गोली मार ली थी। स्थानीय लोगों का दावा था कि रात के समय उसकी आत्मा इन इलाकों में भटकती हुई दिखाई देती है। भारत में जन्मे प्रसिद्ध लेखक रडियार्ड किपलिंग ने अपनी कहानियों में डाक बंगलों का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे बने कई डाक बंगलों के परिसर में छोटे छोटे कब्रिस्तान बने थे। ये कब्रिस्तान उन यात्रियों की याद दिलाते थे जो लंबे सफर के बाद बीमारियों, दुर्घटनाओं और मौसमों का शिकार हो गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद डाक बंगले सिर्फ डर और वीरानी की जगह नहीं थे। वे ब्रिटिश परिवारों के सामाजिक जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए थे। क्रिसमस पार्टियां, रात की महफिलें, शिकार, यात्राएं और घने जंगलों में बिताई गई शामें। धीरे धीरे इन वीरान इमारतों ने ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवार की यादों में एक खास जगह बना ली। लेखिका राजिका भंडारी लिखती हैं कि डाक बंगलों ने भारत में रहने वाले ब्रिटिश परिवारों को उन इलाकों से जोड़ दिया था जिनसे वे सामान्य परिस्थितियों में शायद कभी परिचित नहीं हो पाते। उन्होंने भारत में जंगल देखे, पहाड़ देखे, दूरस्थ गांव भी देखे और उसी रहस्यमय भारत को महसूस किया जिससे वो शुरुआत में डरते थे। आज समय के साथ अधिकांश डाक बंगले खंडहर बन चुके हैं। कई जंगलों में गुम हो गए, कुछ आधुनिक इमारतों के नीचे दब गए और कई तो सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही रह गए। लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी डाक बंगले मौजूद हैं जो बीते हुए उस औपनिवेशिक दौर की आखिरी निशानी की तरह खड़े हैं। मानो वे अभी भी उन थके हुए यात्रियों का इंतजार कर रहे हों जो धूल भरे रास्तों से गुजरते हुए रात बिताने यहाँ आया करते।